नमस्कार, अल्टीमेट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। साइंस की क्लासें आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब तक हम देखते थे कि राजस्थान पुलिस से पहले कि नॉर्मल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते थे, जैसे कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, या केमिस्ट्री के अंदर मान लो किसी तत्व का रासायनिक नाम सीधा क्वेश्चन पूछ लिया। बाकी राजस्थान के पुलिस के बाद है जेल प्रहरी के अंदर या डी ग्रुप के अंदर या एएलपी के अंदर या अभी जो जीडी के एग्जाम चल रहे हैं उनके अंदर हम देख रहे हैं कि एक लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। तो उसी लेवल को ध्यान में रखते हुए अपन है वो साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज का अपना जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान। सबसे पहले यदि अपन बात करें कि सेल बायोलॉजी, तो सेल मानव शरीर की सबसे छोटी संरचना, जिस प्रकार ईंट से मकान बनता है वैसे ही सेल से है वो ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। सेल बायोलॉजी की यदि अपन बात करें तो इसके अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। कोशिका का अध्ययन जो है वो कोशिका विज्ञान कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के यदि अपन जनक की बात करें तो वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। और भारतीय कोशिका विज्ञान, इंडियन साइटोलॉजी के यदि अपन जनक की बात करें तो वो है ए.के. शर्मा। ए.के. शर्मा को इंडियन साइटोलॉजी का और जनक कहा जाता है। क्लियर? आगे देखिए। आगे यदि अपन बात करें तो सबसे पहले कि कोशिका की खोज किसने की थी, कब की थी, तो अपन कहते हैं सन 1665 के अंदर कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो एक मृत कोशिका थी। तो जो जीवित कोशिका है उसकी खोज 1674 के अंदर ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवित कोशिका की खोज है वो 1674 के अंदर ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसके अंदर की थी? उसने की थी किसके अंदर? जीवाणु के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। तो अपन यदि बात करें तो बैक्टीरिया क्या होती है? एक सिंगल सेल होती है, सिंगल कोशिका होती है। तो बैक्टीरिया की खोज भी किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने ही की थी। आगे यदि अपन बात करें तो कोशिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं असीम केंद्री, इसको बोलते हैं ससीम केंद्री। यानी ऐसी कोशिका जिसके अंदर केंद्रक स्पष्ट दिखाई नहीं देता है वो तो होती है प्रोकैरियोटिक, और जिसमें केंद्रक स्पष्ट दिखाई देता है वो होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसके अंदर, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसके चारों ओर जो केंद्रक झिल्ली होती है वो विद्यमान नहीं होती, अनुपस्थित होती है। इसलिए इसके अंदर केंद्रक जो होता है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता। तो ऐसे जीवों को प्रोकैरियोटिक जीव बोलते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो कोशिका होती है उसका केंद्रक जो होता है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। तो ऐसे जीवों को यूकैरियोटिक जीव कहते हैं। आगे जो सबसे बड़ी कोशिका होती है और सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्म। कितनी होती है इसकी साइज? इसकी जो साइज होती है वो होती है
0.1 माइक्रोन। और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्म, 0.1 माइक्रोन। और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका व्यास होता है, डायमीटर होता है 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, जिसका व्यास होता है 100 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर। और यदि अपन बात करें सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन। और मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है शुक्राणु। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो होती है शुक्राणु। आगे चलिए। उसके बाद बात आती है कोशिका सिद्धांत की। कोशिका सिद्धांत जो है, कोशिका सिद्धांत क्या आता, देखो, दो साइंटिस्ट अलग अलग टाइम में, अलग अलग कंट्री के, और एक ने तो है वो वनस्पति के ऊपर और एक ने है वो अपना प्रयोग जंतुओं के ऊपर किया था, लेकिन दोनों के जो रिजल्ट्स थे वो सेम थे। इसलिए उन दोनों की जो थ्योरी थी उसको मिला के सेल थ्योरी बना दिया गया। यदि अपन बात करें तो आप कहोगे कि 1838 के अंदर जर्मन के एम्सलिडन, इन्होंने तो किसके ऊपर, पादपों के ऊपर प्रयोग किया था। और 1839 के अंदर टी स्वान, इन्होंने जंतुओं के ऊपर प्रयोग किया था। दोनों ने अलग अलग समय पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जो जीव है उनके ऊपर प्रयोग किया था, लेकिन उनके रिजल्ट समान थे। तो सेल थ्योरी जो थी, कोशिका सिद्धांत जो था, उसके रिजल्ट क्या थे, तो उसके पहला रिजल्ट था कि सभी जो जीव होते हैं, सभी जीव जो होते हैं वो कोशिका से बने होते हैं। सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। दूसरा, कोशिका में केंद्रक होता है, कोशिका में केंद्रक होता है जो कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सेल थ्योरी अलग अलग समय में अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी, लेकिन रिजल्ट एक था कि सभी जीव कोशिका से बने होते हैं और कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है जो कोशिका की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्लियर? आगे अब यहाँ पर तक ये क्लियर हो चुका था कि एक जो शरीर होता है, एक जो जीव होता है वो कोशिकाओं का बना होता है, लेकिन यहाँ तक ये डिसाइड नहीं हुआ था कि भाई एक कोशिकाओं से बना होता है तो नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है उसके लिए दिया गया था नव कोशिका सिद्धांत, न्यू सेल थ्योरी। नव कोशिका सिद्धांत जो है वो 1855 के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने न्यू सेल थ्योरी दी थी और न्यू सेल थ्योरी, नव कोशिका सिद्धांत के अनुसार नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। नव कोशिका सिद्धांत के अनुसार नई कोशिकाओं का निर्माण जो है वो पुरानी कोशिकाओं से होता है। आगे ये थे कोशिका से संबंधित दो सिद्धांत। उसके बाद अपन चर्चा करते हैं कोशिका की संरचना की, जहां से एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कोशिका की संरचना की। कोशिका की संरचना की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन की। कोशिका झिल्ली की, सेल मेम्ब्रेन।
कोशिका झिल्ली की यदि अपन बात करें तो आप कहते हो सबसे जो बाहरी आवरण होता है कोशिका का, सबसे बाहरी आवरण, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है ये। और यदि अपन बात करें तो आप कहते हो 75 से 105 एंगस्ट्रॉम मोटाई, इसकी जो मोटाई होती है वो 75 से 105 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके चारों ओर 3 स्तरीय आवरण, इसके चारों ओर 3 स्तरीय आवरण पाया जाता है। कोशिका झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली होती है जिसकी मोटाई जो होती है वो होती है 75 एंगस्ट्रॉम से 105 एंगस्ट्रॉम, और इसके चारों ओर 3 स्तरीय आवरण जो है वो पाया जाता है। ये प्रोटीन व फास्फोलिपिड, ये किसकी बनी होती है? ये प्रोटीन व फास्फोलिपिड की बनी होती है, प्रोटीन व फास्फोलिपिड की बनी होती है। इसको चयनात्मक झिल्ली कहते हैं, इसको चयनात्मक झिल्ली कहते हैं, क्योंकि ये कुछ चयनित पदार्थों को ही कोशिका के अंदर आने देती है और कुछ चयनित पदार्थों को ही कोशिका के बाहर जाने देती है। आगे यदि अपन बात करें तो ये कोशिका को आकार प्रदान करती है, कोशिका को आकार प्रदान करती है, और ये जो जीव द्रव्य होता है उसको सुरक्षा प्रदान करती है, जीव द्रव्य को सुरक्षा प्रदान करती है। क्लियर है? सबसे बाहरी आवरण है, मोटाई होती है 75 से 105 एंगस्ट्रॉम, 3 स्तरीय आवरण से ये बनी होती है, प्रोटीन व फास्फोलिपिड से ये बनी होती है। इसको चयनात्मक झिल्ली कहते हैं क्योंकि ये कुछ चयनित पदार्थों को अंदर आने देती है और कुछ चयनित पदार्थों को ही बाहर आकार प्रदान करती है, और ये जीव द्रव्य की जो है वो सुरक्षा करती है। आगे चलिए, कोशिका झिल्ली के बाद अगला जो आवरण कोशिका के होता है वो होता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कोशिका भित्ति जो होती है वो सबसे पहली बात है ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर, पादप कोशिका के अंदर ही होती है, और ये एक निर्जीव भाग होता है। क्यों होती है प्लांट सेल के अंदर? हमें पता है कि एक प्लांट जो होता है वो हर ऋतु के अंदर बाहर खुले वातावरण के अंदर पाया जाता है। तो वायुवर्णीय जो परिस्थितियां हैं, वातावरणीय जो परिस्थितियां हैं उनके अंदर वो क्या करता है? सामना करता रहता है, चाहे तापमान हो चाहे वायु हो, उनका लगातार सामना करता रहता है। तो ये जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति जो है उसकी बाह्य वातावरण से है वो सुरक्षा करती है। ये किसकी बनी होती है? ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, और यदि अपन बात करें तो पैक्टिन तथा पॉलीसेकेराइड, पैक्टिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन तथा पॉलीसेकेराइड की है वो बनी होती है। आगे यदि अपन बात करें तो ये पादप कोशिका के अंदर उपस्थित होती है, जंतु कोशिका के अंदर उपस्थित नहीं होती है। ये निश्चित आकार, जो निश्चित आकार है वो कोशिका भित्ति के द्वारा कोशिका को प्रदान किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका यही पूछा जाता है कि ये निर्जीव क्यों होती है? क्योंकि ये निर्जीव होती है तभी जो वातावरणीय परिस्थितियां हैं उनसे क्या कर पाती है? एक जो पादप होता है उसकी सुरक्षा कर पाती है। क्लियर है? आगे चलिए, आगे यदि अपन बात करें तो अगला जो कोशिकांग है वो सबसे इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कोशिका का सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन जो बनता है कोशिका का शक्तिगृह है, सबको पता होता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की यदि अपन बात करें तो आप कहोगे इसकी खोज जो है
वो 1880 के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोलिकर, और इसको जो नाम दिया गया है वो दिया था किसने? बेंडा ने। आगे हमें पता है कि एक कोशिका के अंदर केंद्रक के अंदर डीएनए होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जिसके अंदर अपन कहते हैं कि डीएनए जो होता है वो विद्यमान होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए विद्यमान होता है, इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका की प्रोकैरियोटिक कोशिका भी कहते हैं। इसको यूकैरियोटिक कोशिका की प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। एसएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। आगे यदि अपन बात करें तो आप कहते हो कि यह केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर मिलता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर नहीं मिलता है। आगे यदि अपन बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उनकी संख्या एक कोशिका में अधिक हो सकती है या एक कोशिका में एक भी हो सकती है। वो निर्भर करता है उस कोशिका को आवश्यक ऊर्जा की मात्रा पर। उस कोशिका को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उतनी मात्रा में क्या होगा कि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया विद्यमान होगी। आगे यदि अपन बात करें तो आप कहोगे माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो एक दोहरी झिल्ली से, एक डबल लेयर से बनी हुई संरचना होती है जिसकी आंतरिक झिल्ली पर अंगुली जैसे उभार होते हैं। आंतरिक झिल्ली पर अंगुली जैसे उभार होते हैं और इन उभारों को बोलते हैं क्रिस्टी। ये जो अंगुली जैसे उभार होते हैं इन उभारों को बोलते हैं क्रिस्टी। इन क्रिस्टी के ऊपर जो विद्यमान कण होते हैं उन कणों को बोलते हैं ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम कहाँ विद्यमान होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कणों के ऊपर विद्यमान जो क्रिस्टी के ऊपर विद्यमान कण होते हैं उनको बोलते हैं ऑक्सीसोम। आगे यदि अपन बात करें तो यहाँ पर एक द्रव्य भरा रहता है इसके बीच में, उस द्रव्य को बोलते हैं मैट्रिक्स। यहाँ पर एक द्रव्य भरा रहता है और इसे द्रव्य को बोलते हैं मैट्रिक्स। आगे यदि अपन बात करें तो आप कहोगे कि मैट्रिक्स के अंदर जो है वो 65 से 70% तक क्या होती है? प्रोटीन होती है। मैट्रिक्स के अंदर 65 से 70% तक प्रोटीन होती है। 25% जो है वो इसके अंदर फास्फोलिपिड होती है। 25% जो है वो इसके अंदर फास्फोलिपिड होती है और इसके अंदर 0.5% जो होता है वो आरएनए विद्यमान होता है। दोबारा देखिए, कोशिका का शक्ति ग्रह है, दोहरी झिल्लियों से बना रहता है। अंदर की झिल्ली जो होती है वो अंगुली जैसे उभार बनाती है, उन उभारों को बोलते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी के ऊपर विद्यमान और सूक्ष्म कणों को बोलते हैं ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम के और क्रिस्टी के अंदर यहाँ जो द्रव्य भरा रहता है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर 65 से 70% तक प्रोटीन होती है। 25% जो है वो इसके अंदर फास्फोलिपिड होती है और 0.5% जो है वो इसके अंदर आरएनए विद्यमान होता है। अगला कोशिकांग है प्लास्टिड। प्लास्टिड की यदि अपन बात करें तो प्लास्टिड जो है वो पादपों में यानी सिर्फ प्लांट सेल के अंदर विद्यमान होता है, एनिमल सेल के अंदर विद्यमान नहीं होता। अपन ने एक बात की थी कि या तो केंद्रक के पास अपना डीएनए होता है या माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, या प्लास्टिड एक ऐसा कोशिकांग है जिसके पास अपना स्वयं का जो डीएनए होता है वो विद्यमान होता है। आगे यदि अपन बात करें तो प्लास्टिड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आप कहते हो हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट, अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। हरित लवक की यदि अपन बात करें तो ये जो है वो पादप की पत्तियों के अंदर या तने के हरे भाग के अंदर विद्यमान होता है।
वर्णी लवक जो होता है वो फल के अंदर विद्यमान होता है, फूल के अंदर विद्यमान होता है, लेकिन अवर्णी लवक जो होता है वो तने व जड़ों के अंदर विद्यमान होता है। ठीक। प्रकाश संश्लेषण का कार्य जो होता है वो हरित लवक के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण का जो कार्य होता है वो हरित लवक के द्वारा है वो किया जाता है। आगे हरित लवक जो होता है वो दोहरी झिल्ली से बना होता है। हरित लवक भी है वो भी डबल लेयर से दोहरी झिल्ली से बना हुआ होता है। हरित लवक दोहरी झिल्ली से बना हुआ होता है। आगे अंत झिल्ली जो होती है उसके द्वारा घिरा हुआ, ये दोहरी झिल्लियों से बनी होती है। और इसकी जो आंतरिक झिल्ली से जो घिरा हुआ स्थान होता है, इसकी आंतरिक झिल्ली से जो घिरा हुआ स्थान होता है उसको बोलते हैं पीठिका या स्ट्रोमा। इसकी आंतरिक झिल्ली से घिरा हुआ जो स्थान होता है उसको बोलते हैं पीठिका या स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में थाइलेकोइड नाम की झिल्ली पाई जाती है। इसकी आंतरिक झिल्ली से स्ट्रोमा और पीठिका कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर है वो थाइलेकोइड नाम की झिल्ली पाई जाती है। और ये थाइलेकोइड झिल्लियां जो होती है वो एक सिक्कों के चट्टों के समान इस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करती है और इस संरचनाओं को बोलते हैं ग्रेना। ग्रेना जो होता है वो प्लास्टिड के अंदर विद्यमान होता है और जो थाइलेकोइड इसके जो झिल्लियां होती है वो ग्रेना बनाती है। ग्रेना के बीच के अंदर और जो कुछ झिल्ली विद्यमान होती है उसको बोलते हैं इंटरग्रेनम। ग्रेना के विद्यमान जो झिल्लियां होती है उसको बोलते हैं इंटरग्रेनम। आगे थाइलेकोइड जो होती है और जो स्ट्रोमा होती है वो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती है। थाइलेकोइड और जो स्ट्रोमा है वो प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्या होती है, सहायक होती है। अगला जो कोशिकांग है वो है लाइसोसोम। अगला जो कोशिकांग है वो है लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम की यदि अपन बात करें तो इसकी खोज जो है वो डी डुवे ने की थी। इसकी जो खोज है वो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डी डुवे। डुवे ने है वो इसकी खोज की थी। इसके अंदर जो है वो जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। जल अपघटनी एंजाइम, इन एंजाइमों के द्वारा शर्करा, वसा, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल का पाचन किया जाता है। जल अपघटनी एंजाइम जो होते हैं वो शर्करा, वसा, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करके इनको सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। इनको सरल अणुओं के अंदर है वो तोड़ देते हैं। आगे यदि अपन बात करें तो लाइसोसोम की झिल्ली जब फट जाती है तो ये एंजाइम बाहर निकलते हैं जिनका आसानी से पाचन हो जाता है। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं या एटम बम। कोशिका का जो एटम बम है वो लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका का एटम बम या आत्मघाती थैली जो है वो लाइसोसोम को कहते हैं। आगे देखिए अगला जो कोशिकांग आता है वो आता है अंतःप्रदर्वी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अंतःप्रदर्वी जालिका। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका यही बनता है कि ये एक ऐसा कोशिकांग है जो अंदर से तो कोशिका के केंद्रक से जुड़ा होता है और बाहर से सेल मेम्ब्रेन से, कोशिका झिल्ली से, ये एक नलिकानुमा संरचनाओं के रूप में विद्यमान होता है। आगे यदि अपन बात करें तो कोशिका से बाहर की ओर और केंद्रक से अंदर की ओर जो पदार्थों को लाने ले जाने का काम जो होता है
वो अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा किया जाता है। अंतःप्रद्रवी जालिकाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है चिकनी, एक होती है खुरदरी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अंतःप्रद्रवी जालिका खुरदरी कब होती है। अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर जब राइबोसोम का जमा होता है तब तो ये क्या होती है, खुरदरी होती है। और जब लिपिड व वसा का जमा होता है तो ये चिकनी होती है। राइबोसोम का जहां पर जमाव होता है वहां प्रोटीन का संश्लेषण होता है और यहां से वसा व लिपिड का संश्लेषण होता है। आगे यदि अपन बात करें तो अगला जो कोशिकांग आता है वो आता है राइबोसोम। अगला जो कोशिकांग है वो है राइबोसोम। राइबोसोम के अंदर मुख्य कार्य एग्जाम में यही पूछा जाता है कि इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। इसकी खोज जो है वो क्लाड नामक वैज्ञानिक ने की थी और इसको नाम दिया था पेलेड ने। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, प्रोटीन फैक्ट्री इसको बोलते हैं। खोज है वो क्लाड ने की थी और जो इसको नाम है वो पेलेड ने दिया था। आगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो यूकेरियोटिक जीव होते हैं उनमें 80S प्रकार का और प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। यूकेरियोटिक के अंदर 80S प्रकार का और प्रोकैरियोटिक के अंदर जो है वो 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। आगे